स्टूडेंट्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड और हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर को सॉल्व कर भी लिया है ना। और अभी हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फिर वैद्युतिकी के अंदर कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है कैपेसिटी यानी संधारित्र। तो क्या सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे, जैसे सबसे पहले दे रहा है वैद्युत धारिता क्या होती है, होनी चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होती है और विमा लिखनी है। फिर अगर मान लो कोई गोली चालक दे दिया जाएगा तब उसकी धारिता, रिलेटेड टू टॉपिक। फिर बात करेंगे कि संधारित्र क्या होता है, ठीक है। यानी संधारित्र आपको 2 बार 3 बार चीजें पढ़ने के बाद 5 अनुपात के गोली चालक की हमने वैद्युत को हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फेवरेट टीचर। बेटा हम लोग PUIQ कर रहे हैं, यानी हम लोग लास्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर को सॉल्व कर भी लिया है ना। और अभी हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कर रहे हैं, यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है कैपेसिटी यानी संधारित्र। तो क्या होता है संधारित्र, उससे पहले संधारित्र से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, उन सबको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे। जैसे सबसे पहले दे रहा है वैद्युत धारिता क्या होती है। तो अब संधारित्र पढ़ना है तो उसके लिए धारिता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होती है और विमा लिखनी है। फिर अगर मान लो कोई गोली चालक दे दिया जाएगा तब उसकी धारिता क्या होने वाली है, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू टॉपिक। फिर बात करेंगे कि संधारित्र क्या होता है, ठीक है। यानी संधारित्र आपको 2 बार 3 बार चीजें पढ़ने के बाद पढ़ना है। और संधारित्र से रिलेटेड, अगर संधारित्र है आवेश की बात कर रहा है तो आवेश से संबंधित होती है ऊर्जा, ऊर्जा की भी बात हम यहीं पर करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दे रहा है कि धारिता क्या है। धारिता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी को आप समझ गए होंगे कि किसी की क्षमता, कैपेसिटी का मतलब होगा किसी की क्षमता, ठीक है। मान लेते हैं कि हम कोई भी एक चालक लेते हैं और इस चालक को हम आवेशित कर रहे हैं। आवेशित करने का मतलब हो गया आवेश, आवेशित करने का मतलब हो गया आवेश। अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस चालक के पृष्ठ पर एक विभव जो होता है वो डेवलप होने लगता है। विभव मतलब यहां पर उत्पन्न हो जाता है। जो भी विभव उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कितना आवेश इसको दिया है, ठीक है। तो पहली एक छोटी सी बात यह है, किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में उत्पन्न विभव दिए गए आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब अगर हम आवेश देंगे Q तो प्रोपोर्शनल होगा V, है ना। आवेश देने से क्या उत्पन्न हुआ, विभव। और जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव उत्पन्न होगा, या जितना अधिक विभव हमको उत्पन्न करना है उतना ही अधिक हमको आवेश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात होती है कि सबकी तो एक लिमिट होती है। सपोज करो आपसे बोला जाता है कि ये एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की। अब इस 5 लीटर की बाल्टी में हमको पानी भरना है ना। पानी जो हम इस पर भर रहे हैं वो हो गया आपका आवेश।
तो जितना अब हम लोग ज्यादा पानी भरते जाएंगे, जितना ज्यादा पानी भरते जाएंगे इस पर उतना ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक? केवल 5 लीटर तक। अब अगर हमने 5 लीटर से ज्यादा पानी भर दिया तो वो पानी बाहर बह जाएगा। तो इसी तरह से हर एक चालक की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। किस चीज की? आवेश को एकत्रित करने की एक क्षमता होती है। तो आवेश को एकत्रित करने की क्षमता ही कहलाती है धारिता। यानी किसी चालक के आवेश को एकत्रित करने की क्षमता कहलाती है धारिता। ठीक है, अब कह रहा है धारिता निकालते कैसे हैं? तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर हम किसी बाल्टी में पानी भरते हैं तो पानी उसमें आएगा तो उतना ही ना जितनी उसकी क्षमता होगी। 5 लीटर की बाल्टी है तो 5 लीटर पानी आएगा, 10 लीटर की बाल्टी 10 लीटर पानी आएगा। तो इसी प्रकार किसी चालक पर आवेशित करने पे विभव तो उत्पन्न होता है, ठीक है, विभव उत्पन्न होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। यानी अगर ये प्रोपोर्शनल हटा तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जो होगा C इंटू वी, और ये जो कांस्टेंट है ये उसी वस्तु के लिए है, उसी चालक के लिए है जिस पर हम ये आवेश दे रहे हैं और ये विभव उत्पन्न कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करते हैं C, धारिता निकालनी है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, अब अगर आपको बताना भी है तो आप बताइए यहां पर C क्या है? जहां C क्या है? चालक की धारिता है, ठीक है, और Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है? उत्पन्न विभव है। V क्या है? उत्पन्न विभव है। यानी अगर हम चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के बाद चालक पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और वो जो विभव उत्पन्न होता है उसके कारण आप उस चालक की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने का सूत्र आपको ये मिल गया। अब पूछता है इसका मात्रक बताओ। क्या कहता है? मात्रक। तो नंबर फर्स्ट अगर आपसे यहां पर कह रहा है इसका मात्रक क्या होगा, तो सूत्र है C इक्वल Q अपॉन V। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक पिछली कक्षा में बताया था क्या होता है? वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम बटे वोल्ट, या इसी को हम लिखते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और अगर आपको और सस्ता वाला मात्रक ज्ञात करना है तो इसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। आप जहां पर भी किताब में देखोगे तो इसका मात्रक क्या पढ़ोगे? फैराड, और इसको लिखते हैं कैपिटल F से। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल F से। समझ गए? फिर अंत में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई विमा भी बताइए इसकी। तो विमा कैसे निकलती है? फॉर्मूला रखने के बाद फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। Q आवेश, आवेश की विमा होती है AT, ठीक है। V क्या है? विभव, विभव की विमा होती है ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है। तो अगर अब हम यहां से C की विमा बताएंगे तो क्या आएगी? m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर +4 और A पर पावर +2। तो ये किसकी विमा आ गई? धारिता की, ठीक है। तो परिभाषा अगर हमको पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है वैद्युत धारिता से क्या समझते हो, तो किसी चालक को आवेशित करने में या किसी चालक को आवेशित करने में उस पर एक विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तब हम ये कह सकते हैं कि उस चालक की धारिता क्या होगी, यानी उस चालक की जो धारिता होगी वो दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को हम उस चालक की धारिता कहेंगे। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हमने सिंपल सी डिफिनेशन बताई थी, किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं? धारिता, ठीक है। सूत्र बताना है तो सूत्र आपको मिल गया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर आपको इसका मात्रक बताना है तो मात्रक मिल गया कूलाम प्रति वोल्ट, और अगर आपको यहां पर इसकी
विमा बतानी है तो विमा इसकी मिल गई AT अपॉन ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1, मतलब C की विमा हो गई m पे पावर -1, L की पावर 2, T की पावर 4 और A की पावर 2। ठीक है। हाँ, एक बात स्पेशल वाली कि इसके मात्रक को हम लोग फैराड भी बोलते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, इसको आप कॉपी करिए। बात करते हैं अगले टॉपिक की। कहता अगर मान लो इसी तरह से आपको कोई चालक दे दिया जाए और वो चालक आपका गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। गोलीय होने का मतलब क्या होता है भाई? गोलीय होने का मतलब ये होता है कि अब आपको उसका साइज जो है वो डिस्कस कर लिया गया है। साइज डिस्कस करने का मतलब कि हमने मान लो एक ऐसा चालक ले लिया है जो इस तरह से गोलाकार है। अब अगर ये गोलीय चालक है तो कह रहा है इसकी धारिता क्या होगी? क्या इसकी धारिता इसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी? तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। और हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब आपको भी पता है कि इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे, आवेशित है, चालक है, तो ये जो आवेश होगा ये इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जब पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा तो हमको पता है कि आवेशित किया गया है। अब इस पर एक विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उत्पन्न विभव, जो भी विभव उत्पन्न होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या होगा? r। अब ये कैसे आया? तो भाई देखो, ये गोलाकार है, यहां पर आवेश दिया, इस आवेश के कारण r दूरी पर आप विभव ज्ञात कर लो। कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। ठीक है। अब ये विभव कब उत्पन्न हुआ? जब हमने क्या दिया इसको? क्यू आवेश। कब उत्पन्न हुआ? जब हमने इसको दिया क्यू आवेश। अर्थात क्यू आवेश देने के बाद अगर हमने विभव उत्पन्न कर लिया है तो क्या हम यहां से चालक की धारिता नहीं प्राप्त कर सकते? यानी चालक की धारिता। अब चालक की धारिता क्या होता है? C इज टू क्यू अपॉन V होता है ना। चलिए अब देखते हैं। Q की जगह पर तो Q रहेगा और V की जगह पर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। देखिए Q से Q क्या हुआ? खत्म। और C इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है। अब आप यहां पर बताइए कि ये जो r है ये क्या है? ये है उस गोले की त्रिज्या, उस चालक की त्रिज्या जो गोलाकार है। ठीक है। बाकी 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है। एक छोटी सी बात और, कहता अगर मान लो इसी गोले को हम किसी एक ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर माध्यम का परावैद्युतांक अलग से दिया जाए, यानी ये जो गोला है वो तब निर्वात और वायु में ना रखा हो। अर्थात यदि गोला या गोलीय चालक, यदि गोलीय चालक किसी के परावैद्युतांक के या वाले स्थान पर हो, वाले स्थान पर है, तब यही C इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू में क्या आएगा? R। ठीक है। यानी तब आपके जो विद्युतशीलता है, अभी ये कहां की विद्युतशीलता है? वायु या निर्वात की। और तब ये जो विद्युतशीलता बन जाएगी, ये बन जाएगी उस माध्यम की। कहां की विद्युतशीलता बन जाएगी? माध्यम की। यानी अगर हम इसी गोली चालक को किसी ऐसे स्थान पर रख दें जिस स्थान का परावैद्युतांक के हो, तो उस स्थान पर फिर उसकी जो धारिता है वो हमको मिल जाएगी
C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दो बातें, पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, मतलब ये वैल्यू। ठीक है, मतलब ये वैल्यू। तो भाई यहां पर बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 है। याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 है। के क्या है, के जो है ये माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। आर क्या है, आर गोलीय चालक की त्रिज्या है। आर क्या है, आर जो है वो उस गोलीय चालक की क्या है, त्रिज्या है। बात समझ आ रही है। एक सिंपल सी बात समझ लो, मान लो आपसे कह रहा है एक गोलीय चालक है। ठीक है, चलो आगे भी हम पहले ये कॉपी करिए फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए देखो गोली चालक दे रहा है और जो भी गोली चालक दे रहा है उसमें कह रहा है जो गोली चालक है उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। गोली चालक की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, यानी ये हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि अगर हमने इसको आवेशित करना है, ठीक है, तो विभव कितना उत्पन्न होगा, कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है सिर्फ ये बताओ कि इसकी धारिता कितनी, यानी अगर हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय चालक की धारिता। और गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो परावैद्युतांक नहीं दे रहा है तो हम लेके भी नहीं चलेंगे, अगर दे रहा होगा तो हम जरूर ले लेंगे। फिलहाल नहीं दे रहा है तो C इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब वैल्यू प्लेस करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और इंटू में R की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, 9 सेंटीमीटर, है ना। यानी R की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितनी आ गई, 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो इंटू में क्या आ जाएगा, R की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फिलहाल 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल, और ये आ गया 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर +9। ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी बन गया 10 की पावर -11। और अगर हमें यूनिट लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, फैरेड। क्या लिखेंगे, फैरेड। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो इसी तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे कि अभी आपको दे रहा है C की वैल्यू, क्या इसी वैल्यू को हम 10 गुणे 10 की घात -12 फैरेड नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और 10 की घात -12 फैरेड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं, पीको। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पिको फैरेड, या कहीं कहीं पर आप इसी को 10 डबल माइक्रो फैरेड भी पढ़ते हो। देख लो, कहीं कहीं पर इसको आप डबल माइक्रो फैरेड भी पढ़ते हो। बहुत ध्यान से देखना इस बात को। ठीक, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और है कि हमको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये त्रिज्या किसकी है, पृथ्वी की। यार अगर हम पृथ्वी को चालक मान ले तो बताओ अब जो धारिता होगी इसकी वो क्या होगी। यानी अगर हम पृथ्वी को गोलीय चालक मान ले तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो देखो इसी तरह से है, R की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें अगर धारिता बतानी है तो C इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में RE, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और RE की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 6.4/9, और इंटू में 10 की पावर कितनी हो गई, -3 हो जाएगी। अब इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, 9 एकम 9 इंटू 10 की घात -3 फैरेड। ये हमको वैल्यू मिल गई किसकी, पृथ्वी की धारिता की। अब थोड़ा सही से अगर लिखें तो क्या इसी को हम 711 गुणे 10 की घात -6 फैरेड नहीं लिख सकते।
अब देखो 10 की घात -6 फेरेड, फिर से एक नई वैल्यू बना दें 711 और यहां पर लिख देते हैं माइक्रोफेरेड। क्या लिख देते हैं? माइक्रोफेरेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझना है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, सोचने की ज्यादा बात नहीं है। सिंपल से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की हमने धारिता निकाली, और दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से हमने मान लिया कि अगर हम पृथ्वी को भी एक चालक मान लें तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तो पृथ्वी को अगर हम चालक मानेंगे तो गोल है, गोल की त्रिज्या मिल गई 6400 किलोमीटर होती है, और तब हम अगर उसकी धारिता निकालेंगे तो हमको वहां पर धारिता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा संधारित्र से क्या समझते हो, मतलब संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको 5 मिनट बिल्कुल गौर से समझना होगा। संधारित्र होता है एक ऐसा समायोजन जिसमें आपको दो प्लेटें किसी भी शेप की, हमने अभी यहां पर जो प्लेटें ली हैं ये प्लेटें आपकी पैरेलल, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होनी चाहिए। तो मान लिया हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, यानी अगर हम इनको प्लेट्स का शेप दे देंगे तो कुछ ये होगा, इसको भी हम अगर प्लेट्स का शेप दे देंगे तो कुछ ये आएगा। तो ये जो दो प्लेटें हैं धातु की बनी है और इन दोनों प्लेटों को हमने एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया। ठीक है, अब हमने पहली प्लेट को किसी धनावेशित स्थान से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से यानी भू संपर्कित कर दिया। तो अब हुआ क्या इसके बदले में? इसके बदले में ये हुआ कि पहली प्लेट हमारी धनावेशित हो गई, यानी इस प्लेट पर पूरे पर कैसा आवेश आ गया? धनावेश। और इस पर जब धनावेश आएगा तो ये सामने वाली प्लेट से क्या करेगा? ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगी। यानी ये जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या करेगी? सामने वाले प्लेट से ऋण आवेश को क्या करेगी? आकर्षित कर लेगी, जिसे हम कहेंगे प्रेरित कर लेगी। तो अब पृथ्वी के पास तो आवेश का भंडार है, वहां से ऋण आवेश चला जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या? होने के बाद यह अब एक समायोजन बन गया। अब जो ये समायोजन बना है, इस समायोजन को हमने नाम दे दिया संधारित्र। क्या बन गया? संधारित्र। अभी एक छोटी सी बात समझना कि हमने चालक में क्या किया था? आवेश को एकत्रित किया था। अब हमने इस तरह से एक व्यवस्था बनाई जिसमें हम क्या करेंगे? आवेश को एकत्रित करेंगे। तो है क्या? परिभाषा समझना, संधारित्र से क्या समझते हो? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम आवेश को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं बिना चालक का आकार परिवर्तित किए बिना। यानी अगर हम अब यहां पर ज्यादा आवेश एकत्रित करना है तो हमने बीच में परावैद्युत भरना स्टार्ट किया। जितना ज्यादा इकट्ठा करना है उतना ही ज्यादा सॉलिड हमने इसके अंदर परावैद्युत भरना शुरू किया, और जैसे जैसे परावैद्युत भरते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर आवेश संग्रहण करने की क्षमता यानी धारिता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित करो। समांतर प्लेट, देखो संधारित्र हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा जो होता है इसे हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र आपके पास कितने हुए? 3। पहला हुआ समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हुआ गोलीय संधारित्र, तीसरा हुआ बेलनाकार संधारित्र। तो आपके पास संधारित्र अब हो गए 3। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं उनमें से जो पहला संधारित्र है जिसका नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको क्या करनी है? निगमित करनी है, यानी प्रूफ करनी है। तो अब हम पहले तो ये बताएं समांतर प्लेट संधारित्र बनता कब है। तो हमने 2 धातु की प्लेटें ले ली, उन दोनों प्लेटों को हमने एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रख दिया, और रखने के बाद पहली प्लेट को हमने धन स्थान से और दूसरी प्लेट को हमने भू संपर्कित कर दिया। अब जो ये समायोजन बना, इस समायोजन को भी हमने नाम दिया समांतर प्लेट संधारित्र। अब कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र जो बना है इसकी धारिता कैसे प्राप्त करोगे, यानी इसकी धारिता प्राप्त करने के लिए अब आप क्या करोगे? तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे दे जरा, है ना। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम यहाँ पर निगमित कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो अब हमने क्या किया कि जैसे ही इसको
आवेशित स्थान से संपर्कित किया, वैसे ही प्लेटों में आवेश एकत्रित हुआ और जब प्लेटें आवेशित हो गई तो इन प्लेटों पर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो गया। अब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ उसकी दिशा मिल गई, कहां से? धनावेश से कहां जाएगा? ऋणावेश तक, है ना। धनावेश से कहां जाएगा? ऋणावेश तक। अब आपको पता है कि ये चालक प्लेटें हैं, है ना। चालक प्लेटों का क्षेत्रफल आपको दे रहा है, कह रहा है कितना है? कैपिटल ए। तो मान लिया कैपिटल ए क्षेत्रफल की दोनों प्लेटें हैं और जब इन प्लेटों को आवेशित किया गया तो आवेशित करने के बाद जो भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र मिला हम उसकी गणना कर लेते हैं, ठीक है। यानी आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी तीव्रता मिलेगी वो मिलेगी ई, और ई इज इक्वल टू आएगा यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है और एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसे। अब ये वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ कहां से हुआ? प्लेट ए एक्स से, और कहां तक हुआ? वाई तक। तो x और y के बीच में कुछ जो भी दूरी है उस दूरी में जो वैद्युत क्षेत्र उसके मान में परिवर्तन हुआ। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है तो ये परिवर्तन विभव के रूप में होगा। तो क्या लिखेंगे? दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो होगा v, और v इक्वल हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है। यानी जो भी विभव उत्पन्न हुआ उसका मान है v और v की वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी। अब E का मान पता है हमें, क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या आ गया? d। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब देखो हमने विभव की गणना कर ली, जब हमने प्लेटों को आवेशित किया तो हमको विभव मिल गया। अगर विभव मिल गया है तो क्या हम धारिता नहीं ज्ञात कर सकते? बताया है कि अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है, और तब उत्पन्न विभव और उस आवेशित करने में लगे आवेश या परिमाण के आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। तो अगर हम यहां से ज्ञात करेंगे समायोजन की धारिता, समायोजन की धारिता, तो समायोजन की धारिता होती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आवेश तो हमने पहले ही बताया Q दिया था, और V कितना उत्पन्न हुआ है? V उत्पन्न हुआ है Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिलहाल देखो Q से Q क्या हुआ? कैंसिल, और C की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये हमने निकाल लिया C। अब ये C क्या है? C जो है वो इस समायोजन की धारिता है। C जो है वो इस समायोजन की क्या है? धारिता है, जिसमें से A क्या था? प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्लेटों के बीच में जो भी आप यहां पर विद्युतशीलता उपयोग कर रहे हैं उसका मान है। कभी कभी होता है कहता है अगर हम प्लेटों के बीच में कोई K परावैद्युतांक भर दें, अगर हम इन्हीं प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक भर दें, और परावैद्युतांक हम जो भी भरते हैं उसका मान K हो जाता है, तो अब ये K किसके साथ जाएगा? K जाएगा एप्सिलॉन के साथ। किसके साथ जाएगा? एप्सिलॉन के साथ। तो यहां पर लिख देना, यदि प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक भरा है, तब C इक्वल क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में क्या होगा? D। अब दोनों ही C है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत हो। ये है आपका C नॉट मान लो और इसको मान लो C, यानी ये आप धारिता तब लिखोगे जब आपको क्या दिया जाएगा? K का मान, और ये धारिता आप कब लिखोगे? जब आपको K का मान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप बता सकते हो कि अगर प्लेटों के बीच में वायु है तो ये हो गया आपका वायु संधारित्र,
ये हो गया आपका वायु संधारित्र, और ये आपका हो गया संधारित्र, यानी जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक भरा है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, याद रखिएगा कि अगर हम इसी प्लेटों के बीच में कोई पूरे में परावैद्युतांक ना भरकर इस तरह से हम टी मोटाई की कोई पट्टी भर दें, यानी यदि प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक की कोई पट्टी रखी है, तब जो धारिता होगी वो होगी C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब ध्यान से देख लो, ये सबसे अलग फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला आप तब उपयोग करोगे जब आपसे ये कहा जाएगा कि जो भी आपको संधारित्र दिया गया, उस संधारित्र के प्लेटों के बीच में T मोटाई और K परावैद्युतांक की कोई पट्टी रखी, जबकि इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, यानी ये जो खाली स्थान है यहाँ पर वायु है, तब उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो ये पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है और मिनिमम कितने नंबर का है, ये 3 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, कितने मार्क्स का है ये, 3 नंबर का ये टॉपिक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से इसको देखना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में हमें कुछ नहीं लिखना होता है। पूछेगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो बताएंगे हम लोग इसमें कि धातु की 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख देते हैं। पहली प्लेट का समायोजन किसी धनावेशित स्थान से तथा दूसरी प्लेट को हम भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे प्लेटें आवेशित हो जाती हैं। तब बने इस समायोजन को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, फिर अगर कहा जाएगा इसकी धारिता ज्ञात करो, तो हमको भी पता है कि पहली प्लेट हमारी चालक है, और चालक प्लेट यदि आवेशित होती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें कितना मिल जाएगा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमको कितना मिल जाएगा, E मिलेगा, और E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसके बीच में होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी बोला जाएगा। ठीक है, तो अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी E की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें मिलेगी Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दिया तो मिल गया E। अब E जब मिल जाता है तो कहां से कहां तक E बताना है, यहां से यहां तक बताना है, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में जो भी अंतर है वो विभवांतर बताएगा। तो अब हम यहां से ज्ञात करेंगे विभवांतर, निकालने के बाद हम निकालेंगे इसकी धारिता।